हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और जैसे कि सोफीज़ वर्ल्ड की सीरीज़ चल रही है तो ये सोफीज़ वर्ल्ड का पार्ट 5 है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब एक दिन जब सोफ़ी एक लेटर पढ़ती है जो उसे अल्बर्टो ने दिया होता है, उसे एक और शॉकिंग बात समझ आती है। उसकी दुनिया एक नॉवेल का हिस्सा है जो कोई और लिख रहा है। सोफ़ी पहले तो इस बात पर हंसने लगती है, मगर फिर उसे याद आता है कि कैसे उसकी दुनिया में चीज़ें अजीब तरीके से हो रही हैं। जब हिल्डे ये सब पढ़ रही होती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि जो कुछ भी सोफ़ी और अल्बर्टो के साथ हो रहा है वो एक्चुअली उसके पापा लिख रहे हैं। हिल्डे का जहन ये समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब फिक्शन है या रियलिटी। अगर सोफ़ी और अल्बर्टो एक नॉवेल का हिस्सा है तो क्या हिल्डे भी किसी और की लिखी हुई दुनिया में है? क्या उसके पापा सिर्फ एक राइटर हैं या वो भी किसी और कहानी का पार्ट हैं? एक वक्त पर हिल्डे गुस्से में सोचती है, अगर मेरे पापा सोफ़ी की दुनिया लिख रहे हैं तो मैं इस कहानी में इंटरफेयर कर सकती हूँ। और उसके बाद हिल्डे एक रिबेलियन का सोचती है। वो चाहती है कि सोफ़ी और अल्बर्टो को इस नॉवल से निकालने का कोई तरीका मिल जाए। अब अल्बर्टो सोफ़ी से कैबिन में मिलके उसको एनलाइटनमेंट के बारे में बताना शुरू करता है, जो कि एक 18th सेंचुरी का यूरोप था, जहां अंधेरों में रोशनी की तलाश जारी थी। लोग चर्च की अथॉरिटी, मोनार्की और पुरानी सुपरस्टिशन से थक चुके थे। अब सवाल उठ रहे थे, क्या हर शख्स को सोचने का हक नहीं? क्या इंसान आज़ाद पैदा हुआ है? क्या नॉलेज सिर्फ बाइबल और किंग्स का हक है? अल्बर्टो सोफ़ी को बताता है, सोफ़ी, एनलाइटनमेंट एक ऐसा वक्त था जहाँ फ़िलोसोफर्स ने रीज़न को सेंटर स्टेज पर रखा। ये वो लोग थे जो कहते थे, हैव द करेज टू यूज़ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे कुछ फ़िलोसोफर्स एंड थिंकर्स का भी जिक्र है, जैसे कि कांत। कांत ने एनलाइटनमेंट को समराइज़ किया इन एक लाइन में, सपियर ऑड, यानी कि डेयर टू नो। क्योंकि उस टाइम पे जो मोनार्की और चर्च था वो सिर्फ उतनी ही नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करता था जिससे कि वो उन लोगों पर रूल कर सकें। और उसके बाद ही जितने थिंकर्स थे उन्होंने सोचा कि नॉलेज हासिल करना सबका एक राइट है, सबका एक हक है, तभी वो एक सही चीज़ को समझ सकते हैं और जितने भी सुपरस्टिशंस है उससे दूर हो सकते हैं। कांत रीज़न को सेंट्रल रखता है, मगर वो ये भी मानता है कि हर चीज़ रीज़न से नहीं समझी जा सकती। उनका कहना था, एक्सपीरियंस गिव्स अस द मटेरियल बट रीज़न शेप्स दैट मटेरियल। कांत ने एक और आइडिया दिया कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का, जिसमें था हर एक्शन ऐसे करो जैसे वो यूनिवर्सल लॉ बन जाए। यानी कि अगर तुम चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे हो, सोचो अगर हर कोई चीटिंग करे तो सोसाइटी का क्या होगा। यानी कि ट्रू मॉरलिटी वही है जो सबके लिए फेयर हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात होती है रूसो की, जिनका कहना था, मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। उनका मानना था कि सोसाइटी और सिविलाइजेशन ने इंसान की फितरी आज़ादी छीन ली है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात होती है बैरन डी मॉन्टेस्क्यू की। वो फ्रांस के एक नोबलमैन था जिसे मोनार्की और एब्सोल्यूट रूल से नफरत थी। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और उनका आइडिया था कि गवर्नमेंट को 3 ब्रांचेस में डिवाइड करो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ताकि कोई एक शख्स या पार्टी तमाम पावर अपने हाथ में ना ले और उसका गलत फ़ायदा ना उठाए। फिर नेक्स्ट अल्बर्टो उसे मिलवाता है वॉल्टेयर से, जो कि एक बहुत विटी, शार्प और सार्केस्टिक फ़िलोसोफर थे। वॉल्टेयर चर्च और मोनार्की दोनों के क्रिटिक थे। उनका फेवरेट वेपन था वर्ड्स। वॉल्टेयर कहते हैं, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ यू राइट टू से। यानी हर शख्स को अपनी बात कहने का हक है, इवन अगर बात डिसअग्रीएबल हो। सोफ़ी हैरान होती है कि ये आइडिया 1700 में इतने बोल्ड कैसे थे। एक और बात यहाँ पे बताते हैं डीज़्म के बारे में, यानी कि जो एनलाइटनमेंट फ़िलोसोफर्स थे वो डीज़्म पर बिलीव करते थे, जिसका मतलब होता है कि गॉड की एग्जिस्टेंस पर यकीन तो होता है, लेकिन जो गॉड है वो वर्ल्ड को क्रिएट करने के बाद सिर्फ एक वॉच मेकर है और वो उसकी वर्ल्ड में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है।
और एनलाइटनमेंट थिंकर्स का एक और नज़रिया जो था वो ये था कि हर आदमी अपने कुछ नेचुरल राइट्स के साथ पैदा होता है, जो कि उसको कमाने नहीं पड़ते, उसको हासिल नहीं करने पड़ते, वो उसके पास नेचुरली होते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, इसमें द पीपल ऑफ France rebelled against what they saw as an irrational and corrupt system of church and state, जिसमें किंग लुईस द 16 की मोनार्की को रिप्लेस किया था एक नए यूनिवर्सल राइट्स ऑफ मैन के साथ को फॉलो करने वाली गवर्नमेंट को। सोफी जानना चाहती है कि ठीक है, मैन के राइट्स तो पता चल गए, लेकिन यहाँ पे द राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में कोई ऐसा जिक्र नहीं है। फिर अल्बर्टो सोफी को एक बहुत बोल्ड वुमेन से मिलवाता है, ओलंपी गॉर्जेस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन लिखी गई तो ओलंपी ने जवाब दिया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। वो डिमांड करती थी कि औरतों को भी वोट देने चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए और लॉ के सामने बराबरी उनको मिलनी चाहिए। उनका एक फेमस कोट था, वुमेन हैज़ अ राइट टू माउंट द स्कैफोल्ड, शी मस्ट ऑल्सो हैव द राइट टू माउंट द रोस्ट्रम। सोफ़ी इनके बारे में जान के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है, उसे लगता है ओलंपी जैसे लोग फेमिनिज्म के रियल हीरोज़ हैं। अब एनलाइटनमेंट थिंकर से मिलने के बाद सोफ़ी को समझ आता है कि फ्रीडम, जस्टिस और नॉलेज किसी के पास होने का हक नहीं, ये सबका हक है। इस चैप्टर का मूड पावरफुल होता है, सोफ़ी के जहन में एक नई रोशनी जगती है, उसे लगता है कि शायद वो भी अपनी दुनिया में कुछ चेंज ला सकती है, मगर उसके साथ साथ एक और थॉट उसे डिस्टर्ब करता है, क्या मैं खुद फ्री हूँ या किसी और की लिखी हुई कहानी का हिस्सा। अब हिल्डे जब ये सब पढ़ रही होती है तो हिल्डे को समझ नहीं आता कि वो सिर्फ एक रीडर है या उसकी भी कोई दुनिया लिख रहा है। और यहाँ से एक और ट्विस्ट शुरू होता है, सोफ़ी और अल्बर्टो एक एस्केप प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन क्या एक कैरेक्टर कहानी से निकल सकते हैं? क्या हिल्डे भी सिर्फ एक कैरेक्टर है? और अगर हाँ तो फिर असली राइटर कौन है? इसके बाद अल्बर्टो सोफ़ी को और डीपली समझाना शुरू करता है इमैनुअल कांत के बारे में। कांत एक जर्मनी के फ़िलासफ़र थे और उन्होंने अपने वक्त की दो बड़ी फ़िलासफ़िकल ट्रेडिशंस, रैशनलिज़्म और एम्पायरिसिज्म के बीच का ब्रिज बनाया। रैशनलिस्ट वो लोग थे जो कि कहते थे नॉलेज सिर्फ अक्ल से आती है, रीज़न से आती है, जैसे कि डेस्कार्टिस। और एम्पायरिसिस्ट वो लोग जो कि कहते थे कि नॉलेज सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है, तजुर्बों से आती है, जैसे कि लॉक और ह्यूम। कांत का कहना था कि दोनों हाफ ट्रूथ है, असली सोच दोनों के बीच में है। कांत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि प्रायरी वर्सेस पोस्टीरियोरी, यानी कि प्रायरी नॉलेज वो नॉलेज जो हमें पहले से पता होती है, जिसके लिए कोई तजुर्बा नहीं चाहिए होता, जैसे कि 2 + 2 = 4। इसको समझाने के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आती है अब पोस्टीरियोरी नॉलेज, यानी कि ये वो चीज़ है जब तक हम उसको देख नहीं लेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। जैसे कि बारिश हो रही है, ये बात हमें तब पता चलेगी जब हम देख लेंगे या महसूस कर लेंगे। नेक्स्ट उनका कॉन्सेप्ट था फिनोमिना वर्सेस न्यूमिना। फिनोमिना वो चीज़ें जैसे हम उन्हें देखते हैं, नोमिना वो चीज़ें जैसे वो वाकई हैं। नेक्स्ट उनकी थ्योरी थी माइंड इज़ एक्टिव नॉट पैसिव। अब जो एम्पायरिसिस्ट थे वो कहते थे कि ह्यूमन माइंड एक ब्लैंक स्लेट है, एक खाली स्लेट है जिसमें तजुर्बा लिखा जाता है। लेकिन कांत ने कहा नहीं, माइंड एक एक्टिव रोल प्ले करता है। जब भी हम कुछ देखते हैं, माइंड उस चीज़ को कैटेगराइज में ऑर्गेनाइज करता है, जैसे स्पेस, टाइम, कॉज, इफ़ेक्ट, क्वांटिटी एट्सेट्रा। मतलब हम स्पेस और टाइम को नेचुरली परसीव करते हैं। ये चीज़ें हमारे तजुर्बे से नहीं आई, ये हमारे माइंड की बिल्ट इन स्ट्रक्चर हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें हमने देखी भी नहीं है बट स्टिल वी कैन इमेजिन दोज थिंग्स। तो वही उनके कहने का मतलब था। नेक्स्ट उनकी थी मोरल फिलॉसफी, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट रूल विच यू कैन विल टू बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। सिंपल वर्ड्स में ऐसी चीज़ करो जो आप चाहते हो कि हर शख्स दुनिया में करे। एग्जाम्पल इसका अभी दिया था कि अगर हर शख्स झूठ बोले तो दुनिया चल सकती है? नहीं, इसका मतलब झूठ बोलना गलत है। कांत के लिए मोरल एक्शन वो होती है जो लॉजिकल हो और सब लोग यूनिवर्सल लेवल पे फॉलो कर सकें बिना एक्सेप्शंस के।
ये रूल सेल्फिश डिज़ायर को रिजेक्ट करता है और ड्यूटी और रीज़न को इम्पोर्टेंस देता है। कांत के मुताबिक हम जब ही फ्री होते हैं जब हम रीज़न से एक्ट करते हैं, ना कि अपने डिज़ायर से। फ्रीडम और मोरलिटी एक दूसरे के बगैर पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें कुछ मोरल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यानी अगर आप सिर्फ अपने इमोशंस या ग्रीड से काम कर रहे हैं तो आप फ्री नहीं हैं। रियल फ्रीडम है जब आप प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपने कंसाइंस से डिसीजन लेते हैं। अब इसके बाद अल्बर्टो बताना शुरू करता है रोमांटिसिज्म के बारे में। रोमांटिसिज्म एक 18th सेंचुरी का आर्टिस्टिक और फिलोसफिकल मूवमेंट था जो एनलाइटनमेंट के लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच का रिएक्शन था। इस मूवमेंट में इमोशन, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिटी और नेचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। रोमांटिक थिंकर्स ने कहा कि इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि जज्बात, इमोशंस और इंट्यूशन से भी सच्चाई को समझ सकता है। अब यहाँ पे नाम आते हैं कुछ पोइट्स के और कुछ फिलोसोफर्स के। सबसे पहले बात की गई है लॉर्ड बायरन के बारे में, जो कि एक बहुत मशहूर इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। उनकी पोएम्स में फ्रीडम, रिबेलियन और डीप इमोशन नज़र आते हैं। उनका बायरोनिक हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता था जो रिबेलियस, ट्रेजिक और अलोन होता है, कुछ कुछ पियर जाइंट जैसे। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है फ्रेडरिक शेलिंग के बारे में, जो कि एक जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसोफर थे और वो जाने जाते हैं अपने नेचर फिलोसफी और उनके आइडेंटिटी फिलोसफी के बारे में। ही एक्सप्लोर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड स्पिरिट। उनका कहना था कि नेचर और स्पिरिट एक ही चीज़ के दो रूप हैं। उनके मुताबिक अगर हम नेचर को डीपली समझ लें तो हम अपने आप को भी समझ लेंगे, क्योंकि नेचर और सेल्फ इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात होती है ब्रदर्स ग्रिम की, जिन्होंने जर्मन फोक टेल्स कलेक्ट किए, जैसे हैंसल एंड ग्रेटल, स्नो वाइट। इन स्टोरीज़ में कल्चरल इमेजिनेशन और मोरल लेसन्स होते थे। इनका काम रोमांटिक आइडियल का हिस्सा था, क्योंकि ये इमेजिनेशन और नेशनल आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करता था। हंस क्रिश्चियन एंडरसन की स्टोरीज़ जैसे द लिटिल मरमेड और द अगली डकलिंग में भी इनर इमोशनल जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है। ये स्टोरीज सिर्फ चिल्ड्रंस टेल्स नहीं बल्कि डीप ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करती हैं। हेनरिक इब्सन्स की प्ले पियर जाइंट एक सिंबॉलिक जर्नी है जिसमें पियर अपने आप को ढूंढता है। उसका कैरेक्टर हर वक्त रियलिटी से भागता है, अपने जज्बात और फैंटेसी में रहता है। इसमें ट्रॉल्स, मैजिक और ड्रीम लाइक सिचुएशंस होती हैं। ये सब रोमांटिसिज्म के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है अलादीन जैसे टेल्स, जो अरेबियन नाइट्स का हिस्सा हैं, भी रोमांटिक एरा में यूरोप में पॉपुलर हुए। ये कहानियाँ मैजिक लैम्प्स, फ्लाइंग कारपेट्स और विश फुलफिलमेंट की दुनिया में ले जाती हैं, जहाँ लॉजिक से ज़्यादा इमेजिनेशन और वंडर काम करती है। रोमांटिसिज्म ने हमें ये बताया कि हार्ट हैज़ इट्स ओन लॉजिक, जो सिर्फ रीज़न नहीं समझ सकता। इस वक्त अल्बर्टो सोफी को रोमांटिसिज्म और जर्मन आइडियलिज्म, कांत, हीगल, इन सब के बारे में और इनके ज़रिए ये समझा रहा होता है कि कॉन्शियसनेस और रियलिटी सिर्फ फिज़िकल वर्ल्ड पे डिपेंड नहीं करती। वो उसे प्रिपेयर कर रहा होता है कि कैसे वो और सोफ़ी इस इमेजिनरी वर्ल्ड से एस्केप कर सकें। सोफ़ी अपने एग्जिस्टेंस पे डाउट कर रही होती है, क्या मैं रियल हूँ या मैं सिर्फ एक कहानी का हिस्सा हूँ। दूसरी तरफ हिल्डे ग्रेजुअली रियलाइज़ कर रही होती है कि उसके फादर ने जो स्टोरी लिखी है उसमें सोफ़ी और अल्बर्टो रियल फीलिंग्स डेवलप कर चुके हैं। हिल्डे को गिल्ट भी होता है, फैसिनेशन भी। वो सीक्रेटली चाह रही होती है कि सोफ़ी और अल्बर्टो को फ्रीडम मिल जाए, यानी अपनी स्टोरी के वर्ल्ड से निकलकर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मिल जाए। ये सारी मिस्ट्री एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन से भरपूर है, जैसे हु एम आई फ्री, व्हाट इज़ रियल। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है जॉर्ज हीगल की, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर था जिसका आइडिया बहुत कॉम्प्लेक्स मगर डीपली इन्फ्लुएंशियल है। उसका मेन कॉन्सेप्ट था डायलेक्टिक, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। मतलब पहले एक आइडिया आता है जिसे थीसिस कहते हैं,
फिर उसका उल्टा या चैलेंज एंटीथीसिस, फिर दोनों मिलकर एक नया आइडिया बनाते हैं जिसको सिंथेसिस कहते हैं। यही प्रोसेस हिस्ट्री और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में होती रहती हैं। हीगल के लिए हिस्ट्री एक रैशनल प्रोसेस है जहां ह्यूमैनिटी अपने आप को ग्रेजुअली बेटर समझती जा रही है। उसने कहा था कि द रियल इज़ रेशनल एंड द रेशनल इज़ रियल, मतलब दुनिया का हर इवेंट किसी रीज़न के तहत होता है, चाहे हम समझें या नहीं। उसने वर्ल्ड स्पिरिट का आइडिया दिया, एक ऐसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो वक्त के साथ इवॉल्व करती है। हीगल ने कहा कि फ्रीडम इज़ नॉट जस्ट पर्सनल लिबर्टी, बल्कि फ्रीडम तभी मिलती है जब हम सोसाइटी के साथ हार्मनी में हों। उसका असर मार्क्स, कियरकेगार्ड और एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स पे बहुत गहरा पड़ा। अब